ओके, वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर। तो ऑब्वियसली ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट क्लासीफाई कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। इस लेक्चर को अपन 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे एनर्जी मतलब क्या होगी, और फिर पावर। तो सबसे पहले जो वर्क में क्या है, दो तरह के वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। वर्क डन के क्या है, दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और दूसरा होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, हाँ। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट फोर्स होता है उसका क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल फोर्स होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई किया करते हैं, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट होता जाता है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वह उसी तरह कांस्टेंट, वो फॉर्मूला का होता है कांस्टेंट फोर्स का, मतलब अपन एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, वैसे वैसे वो डिस्प्लेसमेंट होता जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो जैसे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट है ना, हाँ, स्केलर प्रोडक्ट को ही अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कॉस थीटा, मतलब यह इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इसमें ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। जैसे डेफिनेशन थी वही अपन ने क्या किए, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे। उसी को अपन अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखना चाहे तो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तब क्या होता है, कॉस थीटा लगता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट रहता है उस टाइम पे साइन थीटा लगता है। ओके, इतना हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब इसमें क्या रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला, जो फोर्स होगा वो इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगा, और यहाँ पे रहेगा x1 अपॉन x2, मतलब इस क्या, हाँ, fx। ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो एक इसको इसके ऊपर दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो आपको ऐसा एग्जांपल रहेगा कि फोर्स क्या है, 3x² प्लस 2x, ये वो फोर्स है, और एट x इक्वल टू 2 to 1, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और फाइंड बोलेगा, फाइंड वर्क डन। ओके, इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो इसे वर्क डन का फॉर्मूला रहता है, इसमें लिमिट क्या है, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, और फोर्स की क्या वैल्यू है 3x² प्लस 2x, और वेरिएबल क्या है dx। ओके, तो उस हिसाब से हमको क्या इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। इतना समझा। जब वर्क डन में हमको इंटीग्रेशन के टर्म में, ऐसे दूसरे फंक्शन के टर्म में अगर कोई फोर्स दिया होता है तो समझ जाना वो काय का एग्जांपल है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। मतलब जो फोर्स होगा हमको एक कांस्टेंट वैल्यू दी, इसमें कैसा रहेगा, डायरेक्ट फोर्स की 200 न्यूटन 300 न्यूटन एक कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी, पर इसमें कुछ इक्वेशन के फॉर्म में हमको फोर्स दिया रहेगा, और वेरिएबल वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट करेगा। समझे? तो इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि इसका बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है, और जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट के पुट करके हमको जो आंसर मिलता है वो रहेगा जूल में। और सबसे मेन बात, वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के थ्रू हो या वेरिएबल फोर्स के थ्रू, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जूल। और ये क्या होते हैं क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी।
क्वांटिटी इतना हो गया। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स समझा आई होप। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स में कैसा रहता है, इंटीग्रेशन से हमको सॉल्व करना पड़ता है वर्क डन, और जो कांस्टेंट फोर्स रहता है डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू रहेगी दी फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की। अगर बोलेंगे इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक कोई ब्लॉक है, ऐसा अपन इंक्लाइन फोर्स लगा रहे हैं कुछ एट एन एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री, और वो कितना फिर वो उसमें वर्क डन कितना होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक करनी है। तो इस तरह से आपको थीटा दिया रहेगा, फोर्स रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो उस हिसाब से आपको इस तरह के क्वेश्चन को कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और वेरिएबल में क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा। वर्क डन समझा सबको, पक्का। उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एनर्जी। अब वर्क डन में कुछ भी डाउट होगा तो सब बताओ, नहीं तो फिर एनर्जी स्टार्ट करते हैं। समझा या ना, एक आवाज में बताओ। समझा। ओके, मतलब एक ही जन को समझा, तो सब लोग एक ही आवाज में बोलो। समझा समझा समझा, मेरे को भी समझा। अबे यूनिटी नहीं है तुम में बे, सब लोग की आवाज एक साथ आनी चाहिए। एग्जाम में दिखाते सर। हाँ, एग्जाम में चीटिंग करके। अरे यूनिटी होनी चाहिए, समझा बोले तो जिसको समझा वो ने समझा बोलना चाहिए, नहीं बोले तो नहीं। हाँ, उसके बाद वर्क डन समझा। वर्क डन के कितने टाइप्स होते हैं, दो, एक होता है कांस्टेंट फोर्स, दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स। दोनों को सर वेक्टर और स्केलर में ऐसा कर सकते हैं। दो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वाला सीन ही नहीं है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। मतलब हमने इस चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। पहला सेक्शन क्या था, वर्क डन, दूसरा सेक्शन क्या था, एनर्जी, तीसरा था पावर। उसमें से पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट। तो अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो मोस्टली एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, इसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको मोस्टली दो टाइप होते हैं, पहली होती है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही अपन मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद जो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इतना समझा। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मतलब मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बाकी तो। और हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उसके बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोमेंटम दिया रहता है और उससे आपको निकालना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अपन के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। तो p²/2m समझा। अगर p मतलब क्या होता है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर रखे तो ये m² से m कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1/2 mv²। ये क्या हो जाता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इतना समझा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होंगी। इतना समझा। उसके बाद अगर इसके लिए इस ग्राफ के इसके सिर्फ ओनली थ्योरी क्वेश्चन नहीं, ग्राफ के ऊपर भी रहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ग्राफ ऐसा आता है। देखो स्क्वायर अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, x = mx²। उसमें क्या होता है कि वो पैराबोला का ग्राफ रहता है, इसलिए कुछ पैराबोला टाइप जो वर्टिकल एक्सिस रहता है वो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। एक काय का रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल मोमेंटम। और उसके बाद मतलब इसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर इसको अपन स्क्वायर रूट निकाले, अपन मोमेंटम का स्क्वायर रूट अगर निकाले तो ओनली डायरेक्ट रिलेशन भी रहता है कि अगर एनर्जी एक ऑब्जेक्ट, एक केस में एनर्जी डबल हो रही है तो
मोमेंटम कितना चेंज होगा। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या रहता है, ए रिलेशन में आता है। हमने ए रिलेशन कैसे निकाली, इसी को बस अपन ने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, इसका भी स्क्वायर रूट के इसका भी, तो स्क्वायर को पी स्क्वायर का पी आ गया और के का अंडर रूट के आ गया। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, किधर चला गया? वो कांस्टेंट है। मतलब ये कब रहेगा ये रिलेशन, कि जब वो बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है दो सेम मास का और उसमें एक में मोमेंटम एक केस में डबल हो रहा है, तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कितना इफेक्ट सर, पड़ेगा। हम बहुत से एक्सप्रेशन में देखते हैं कि अगर ऐसा रहेगा हाँ प्रोपोर्शनल की साइन, तो एक प्रोपोर्शनल, हाँ तो जब रेशो रहता है, डाल के के डाल देते हो, हाँ तो कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ट्वाइस सेम रहेगा इसमें। तो इज इक्वल टू में लिखना होगा तो कैसे आएगा? P इक्वल टू के अंडर रूट के 2m अंडर रूट के। देखो इसी को अगर स्क्वेयरिंग, सॉरी ये भी अंडर रूट में ही आएगा, अंडर रूट 2m। अगर इसी को स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो ये फॉर्मूला मिलेगा। हमने इसी फॉर्मूले को क्या कर दिए थे, स्क्वायर रूट निकाला था, और ये वेरिएबल नहीं है इसलिए अपन ने कांस्टेंट समझ लिए, तो डायरेक्ट रिलेशन हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखे थे, इसी फॉर्मूले से आया, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद अब आती है काइनेटिक एनर्जी। समझा काइनेटिक एनर्जी के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी बता सकता हूँ। पहला एक मोमेंटम के साथ रिलेशन, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और रिलेशन बोलेंगे कि कोई डबल हो रहा है कुछ कम हो रहा है, तो रिलेशन बताओ। तो इस तरह से क्या शो करता है सर? रिलेशन ये शो कर रहा है रे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन जो शो कर रहा है वो ग्राफ। देखो जनरल एक स्क्वायर, तुमने मैथ में ये पढ़े होंगे, एक स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही रहता है, पैराबोला टाइप। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट, देखो स्क्वायर है या नॉर्मल है, इसलिए इस तरह का ग्राफ आएगा। वर्टिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम। ओके, इतना हो गया। इसका भी यूनिट, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, जूल। ओके, वर्क का भी यूनिट जूल था, इसका भी यूनिट जूल है। बस डिफरेंस वर्क और एनर्जी में क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी था, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है। हो गया, काइनेटिक एनर्जी समझा। अब हम पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी पोजेस मेरे साथ तुम भी लिखो, बाय द बॉडी बाय virtue of its relative to other। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल एक तो पीईवी लिखते हैं और कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं वर्क एनर्जी का क्वेश्चन हो तो गलत मत समझना, इसका मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अपन इसमें पीई लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, इतना समझा। उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा। ओके, लिख लिया, मिटाओ, रहने देता हूँ, नहीं मिटाता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, इट इज स्टेट दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
तुम लॉन्ग कट में लिखो, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ओके, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू द वर्क डन। अगर इसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या मिलेगा हमको, W इज इक्वल टू KI माइनस KF। मतलब KI मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी अपन फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वही वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, सर वो पोटेंशियल क्या आपने दिया, पोटेंशियल एनर्जी का क्या, वो तो फ्री बॉडी का है ना बस। हाँ और बाकी में हाँ, तो हम आगे उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट अभी आगे है, हम पढ़ने वाले हैं। जब उसमें अगर स्प्रिंग रहता है तो क्या होता है, हाँ ओके। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक। इसी फॉर्मूले, इसी वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखे। ये देखो क्या लिखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन। ओके, उसी को हमने बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। उसके बाद ये जो होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m u² माइनस 1/2, सॉरी v² रहेगा फाइनल वेलोसिटी के लिए, और u²। अब देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसलिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लिया। इतना समझा? हाँ, उसके बाद ये का हो गया नॉर्मल अपन कांस्टेंट फोर्स का। पर जब वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स रहता है, अगर ये इसमें क्या होता, वर्क डन नॉर्मल था ना, पर अगर इसी का क्या रह जाता कि तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता वेरिएबल के टर्म में रहते, तो उसमें क्या रहता है, फॉर वेरिएबल फोर्स ओके, W इक्वल टू KF माइनस KI। इसी स्टेटमेंट को अगर अपन वेरिएबल फोर्स के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस अपन x1 F इंटू dx इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू DK। मतलब DK मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझा? इसी को अपन इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब लिखते, मतलब ये समझ लो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब उसमें फोर्स कौन सा है, वेरिएबल फोर्स है। इतना समझा क्या? अब इसका लास्ट टॉपिक, फिर अपन पावर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्प्रिंग वाला, पिछले अभी बोल रहा था वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। चलेगा। हाँ, इतना समझा, नोट कर लिए? हाँ। तो अब स्टार्ट करेंगे पावर। और मेरे साथ साथ तुम भी घर जाके पढ़ाई किया करो। 11th में आ गए हो तो लगना चाहिए कि खुद से भी सेल्फ स्टडी के एफर्ट्स होनी चाहिए तुम्हारे भी। अब नेक्स्ट बात है कौन सी, पावर की। ओके, अब पावर में इसको डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन एज द वर्क डन ओवर अ टाइम पीरियड, वर्क डन ओवर अ टाइम पीरियड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज, मतलब वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट में अपन रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ वर्क डन
मतलब इससे हमको डायरेक्ट पता चल जाता है कि पावर को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल पी से, और मोमेंटम को स्मॉल पी से, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। मतलब अगर इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अपन। ओके, मतलब जैसे कि समझो तुमको इसको वर्क डन टाइम के भी फॉर्म में रहेगा। वर्क डन कैसे आ सकता है तुमको, जैसे 2t² अपॉन t³/3, ऐसा कुछ टाइम के फॉर्म में आएगा और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो तुमको क्या मिलेगा, पावर। अगर वेरिएबल के टर्म में आता है तो ऐसे आएगा, समझा क्या। और उसके बाद अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो कैसे आएगा, वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी आर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन डी टी। अगर वेक्टर फॉर्म में आया तो ऐसे, मतलब फोर्स वगैरह रहा तो पहले अपन वर्क डन को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखो dr/dt मतलब v होता है, मतलब पावर, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है। ओके, ये हो गया पावर का। अब पावर का ऐसा यूनिट होता है वैट, इतना समझा। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वैट। अब जैसे कि तू बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया बेसिक। ये बेसिक तुमको पहले भी आता था, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी बाय अ स्प्रिंग। साथ में नोट किया करो, फिर ये मैंने तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद तुमसे कुछ नहीं बना और टेस्ट में मार्क नहीं आए तो फिर तुम हो और मैं हूँ, ऐसे भी हम ही है। साथ में मैं भी हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कैसे, जैसे कि कोई समझ लो साइकिल का स्प्रिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे समझो ऐसा कोई स्प्रिंग है, मतलब ये कोई ब्लॉक। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दो केस है। एक तो फोर्स अपन इधर लगा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे दबाएंगे फिर रिलीज करेंगे तो ये अपने आप बाहर आएगा, बराबर। और दूसरा केस है, अपन इसको अपनी तरफ ऐसे खींच सकते हैं तो फिर भी अपने एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी तो नहीं, वो इक्विलिब्रियम पे खुद की एनर्जी से आता है ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वजह से आता है। इसलिए अपन हमारे टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। उसमें सबसे पहले केस कौन कौन से होंगे, एक तो अपन कॉम्प्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। Elongate। हाँ, इलोंगेट मतलब चेंज इन, वही होता है, एक्सटेंड करेंगे पहले ओके। उसके बाद इसमें आता है पहली टर्म, इसको समझने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये 9th क्लास से पढ़ते आए हो, तो मैं ये ना लिखवाऊंगा ना बताऊंगा। ओके, उसके बाद इसकी जो डिनोट करते हैं यू से। यू मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। उसको डिनोट कैसे करते हैं, यू से। और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। अब k क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, जो तुमने पहले रोटेशनल मोशन में भी पढ़े हुए, अपन स्प्रिंग का केस पहले भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मोशन में भी। तो k मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x मतलब चेंज इन लेंथ। ओके, जितना अपन कॉम्प्रेस कर रहे हो वो, या जितना एक्सटेंड कर रहे हो वो। ओके, इतना समझा क्या। अब ये हो गया सिंपल क्वेश्चन के लिए, नीट वगैरह के लिए या बोर्ड वगैरह के लिए। पर आपको अगर जेई में, हाँ हंसना नहीं, तुम्हारी भी वही से चल लेते हैं। हाँ, अब जेई में क्या करना है कि वो उसमें क्या करता है कि दो स्प्रिंग रहता है, यहाँ पे ऐसा फिक्स रहेगा, क्या रहता है ऐसे एक फिक्स रहता है, एक पहले एक स्प्रिंग रहती है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप रहती है, और फिर से एक नई स्प्रिंग आती है।
उसके बाद एक ब्लॉक रहता है, मतलब इसमें डबल स्प्रिंग है। और सीरीज और पैरेलल समझता है ना, ये अब बताओ, ये समझो S1 है, ये S2 है स्प्रिंग, तो ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होता है, बराबर। अब अगर ये पैरेलल हो, पैरेलल मतलब कैसे, सीरीज है वो, ये पैरेलल, ये सीरीज है, तो उस टाइम पे ये है। पर जब दो स्प्रिंग लगे हैं, ये S1 है, ये S2 है, बराबर, और ऐसे एक कोई बॉडी है बड़ी, तो उस टाइम पे इक्वेशन क्या होगा, K इक्वल टू, कांस्टेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग, है ना, बस इतना ही। बस। ओके, ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए, पैरेलल इकाई के लिए हो गया, सीरीज के लिए। ओके, इतना समझा क्या, नोट किया? ओके, फिर नेक्स्ट, स्प्रिंग समझा क्या सबको? इसके लिए अपन डिस्क्रिप्शन में अपन क्या कर देंगे, एक DPP डाल देंगे, और आपको लगेगा कि हमको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर लेना। ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब अपन मोस्टली अभी तक वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, और हमको पता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे फ्रिक्शनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ भी चुके हैं कि हीट एनर्जी भी कुछ ऐसे होती है। तो कौन कौन से एनर्जी अपन पढ़, आपको कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। पहली होती है हीट एनर्जी, दूसरी होती है केमिकल एनर्जी, तीसरी होती है इलेक्ट्रिकल, चौथी होती है न्यूक्लियर। कौन सी, पहली होती है हीट एनर्जी, दूसरी कौन सी है केमिकल एनर्जी, और तीसरी कौन सी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चौथी कौन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, बराबर। अब ये सिर्फ इनमें भी कंजर्वेशन होता है, बताने का मतलब इतना ही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कोलिजन, नया टॉपिक है कोलिजन। तो सबसे पहले कोलिजन दो प्रकार का होता है, मतलब दो टाइप का कोलिजन, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इलास्टिक और दूसरा होता है प्लास्टिक, हाँ इनइलास्टिक। पहला कौन सा होता है इलास्टिक और दूसरा होता है इनइलास्टिक। अब कोलिजन मतलब जैसे तुम टकराव, अब जैसे देखो, एक जैसे बचपन में अपन कंचे खेलते थे, एक कंचे से दूसरे कंचे को मारते थे, तो क्या होता था, वो दोनों रिजिड बॉडी थी, वो इलास्टिक थी क्या, नहीं, मतलब उसमें कौन सा कोलिजन होता था इलास्टिक। और जैसे पहले कास्को बॉल आता था, ऐसे अपन दबाते थे, अगर हम एक दूसरे को ऐसे फेंक के मारे या लगाते तो उसमें को तो क्या होगा, थोड़ा सा इलास्टिक होगा, उसमें वो कोलिजन को क्या बोलेंगे अपन, इलास्टिक कोलिजन। अब सबसे मेन बात, इलास्टिक और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, स्मॉल p है कंजर्व, मोमेंटम क्या होता है कंजर्व, इसमें भी सेम एज इट इज मोमेंटम कंजर्व होता है, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, यही डिफरेंस है। सबसे मेन डिफरेंस यही है कि मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व होता है, काय में इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों में मोमेंटम कंजर्व होता है, पर जब बात करें अपन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है और नॉन इलास्टिक कोलिजन में, सॉरी इनइलास्टिक कोलिजन में नॉन कंजर्व होती है। सबसे मेन डिफरेंस यही होता है। ओके, इतना समझा, यानी आइडेंटिफाई या डिफरेंस करने के लिए। ओके, अब बात करें इनइलास्टिक कोलिजन, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, कोलिजन इन वन डायरेक्शन,
कोलिजन इन टू डायरेक्शन या टू डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब कैसा कि एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, पहले अपन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन ओके। वन डायमेंशन मतलब क्या होता है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है समझ लो, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दे देता हूँ। ये इधर अपने यू मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ ए और ये अपने इनिशियल स्पीड ऑफ बी से इधर जा रहा है, ओके। ये बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, और ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये यू की जगह पे फाइनल वेलोसिटी, दोनों अपने अपने स्पीड से जाएंगे। पर आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये भी बड़ा वाला ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, कैपिटल वी ए, और छोटा ऑब्जेक्ट कैपिटल वी बी, ओके। दोनों अपने अपने इससे फिर से जाएंगे, तो इसमें चेंज क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पीड वगैरह चेंज होगी कि नहीं, ए की कम हो जाएगी, बी की बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसमें कैसे, यानी आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ ए या बी, तो उस टाइम पे अपन को क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूले, जब अगर ए की स्पीड आफ्टर कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद में आफ्टर कोलिजन ए की स्पीड बोले, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एम ए माइनस एम बी यू ए अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस 2 एम बी यू बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ओके। ये क्या बोलेगा कि जब आफ्टर कोलिजन फाइंड द स्पीड ऑफ द ए, तो उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ये एम ए मतलब मास ऑफ द ए, और एम बी मतलब मास ऑफ द बी, यू ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, और यू बी मतलब फाइन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। समझा, क्वांटिटी किसको का है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, हो गया। और इसका अपन एक्सप्रेशन, हम रिवीजन ले रहे हैं तो इसका एक्सप्रेशन अपन नहीं सॉल्व करेंगे, इतना समझा। अब सेम केस, अब ऐसा ही होगा, बट ये इसमें क्या हो रहा है, ये इलास्टिक है, बराबर। अब बात कर रहे हैं अपन इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक में फॉर्मूला क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। अब बोलोगे इसमें क्या होता है, दोनों इनइलास्टिक होने की वजह से दोनों आफ्टर कोलिजन सेम स्पीड से भागते हैं। ये जो बाद में अगर इनइलास्टिक की बात करें कि इन दोनों की स्पीड सेम रहेगी, इसलिए इसमें सिर्फ वी के फॉर्मूला दिया रहता है, समझा। वन डायमेंशन, ये हम पढ़ रहे थे कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वी ए की अलग फॉर्मूला होता है, और वी बी का मैंने नहीं लिखा है क्या, वी बी का भी लिख लो। वी बी मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 एम ए यू ए अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम ए माइनस एम बी यू बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, ओके। इतना समझा। ये जहाँ आफ्टर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके एक्सप्रेशन हमने पहले कर चुके हैं, पर अपन यहाँ पे सिर्फ रिवीजन क्लास ले रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले याद रखो, ओके। अब सबसे बात ये हो गया वन डायमेंशन का, ये भी फॉर्मूला वन डायमेंशन। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है टू डायमेंशन के लिए। टू डायमेंशन के लिए, और जैसे कि मैंने बोला था, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्या क्या कंजर्व करता है, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या होता है, ओनली मोमेंटम नॉट काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो सबसे पहले वन डायमेंशन का लिख लिया, मैं नीचे का इरेज कर सकता हूँ क्या,
अब बात कर रहे हैं अपन कोलिजन इन 2 डायमेंशन की। अब कोलिजन इन 2 डायमेंशन में क्या होता है कि जो ये होता है अपना इलास्टिक के लिए काइने दोनों कंजर्व रहते हैं, उसके लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, कंजर्व मतलब क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब इसकी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहती है उतनी फाइनल रहती है। समेशन मतलब इसका क्या होगा 1/2 ma ua चा स्क्वायर प्लस 1/2 mb ub का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ma va का स्क्वायर प्लस 1/2 mb vb का स्क्वायर। मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली उतनी इसमें रहेगी, समझे, क्योंकि कंजर्व है, डायरेक्ट हमको दिया हुआ है। उसके बाद जब अपन इसकी और जब एक काय का हो गया इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पर अगर बात करें अपन मोमेंटम की, जब मोमेंटम कंजर्व करेगा उस टाइम पे क्या रहेगा हमारा 2 डायमेंशन है ना, तो इसलिए एम ए यू बी प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए यू ए कॉस थीटा 1 प्लस एम बी यू बी कॉस थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 मतलब क्या होगा कि समझो ये गोली इधर आ रही है तो बाद में एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, बराबर, तो इससे जो ऊपर जाएगा वो होगा थीटा 1, जो नीचे जाएगा वो थीटा 2। समझा क्या, इस फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 क्या है, हाँ कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर। हो गया। उसके बाद हमारा सबसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, जो इलास्टिक होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलवेज, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डिनोटेड बाय क्या ऐसे करते हैं स्मॉल ई से, और वो जो इलास्टिक बॉडी होते हैं उसको उसका ऑलवेज 1 होता है, काय का, फॉर इलास्टिक बॉडी। बट जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, परफेक्टली इलास्टिक, उसका क्या होता है 0। हाँ, इन इलास्टिक बॉडी हो गया। अब बट ये दोनों परफेक्टली के लिए, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना फुल्ली इलास्टिक होते ना फुल्ली इलास्टिक, तो उसमें उसकी रेंज क्या रहेगी, उसकी वैल्यू तो उनके बीच में ही रहेगी। बट उसका फॉर्मूला क्या है, वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी, मतलब उन दो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन, हाँ ओके, समझा। बस ऑल द बेस्ट आज के लेक्चर के लिए।